जय हिंद, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। आज क्लास 12 के विद्यार्थियों का जियोलॉजी पेपर का एग्जाम है। तो झारखंड के वैसे विद्यार्थी जो आपका आज एग्जाम देंगे, तो हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चे जुड़कर जो एमसीक्यूज वगैरह है 2010 से लेके 2023 तक प्रैक्टिस कर भी रहे हैं और अच्छी बात है। लेकिन हमारे चैनल में 2022 का आंसर की नहीं डाला हुआ है, किसी कारणवश नहीं डाला गया था, जो कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी नहीं था, जिनके कारण नहीं डाल पा रहे थे। तो क्वेश्चन पेपर भी किसी तरह मैनेज हुआ है और आप लोग का रिक्वायरमेंट था कि 2022 के आंसर की डालिए सर जियोलॉजी का। तो इस सेशन में 2022 के एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची और आपका ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है, जो कि जियोलॉजी के आप ऑप्शनल में रखते हैं, और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। और हमारे चैनल में 2022 का क्वेश्चन पेपर का आंसर की डाला हुआ नहीं है। तो इस सेशन में बात करूंगा आंसर की के बारे में, 2022 के एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि the process of crystallization in binary magma of eutectic proportions takes place in which stage और stages। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा 3। बेसिकली आप गूगल में सर्च भी करेंगे तो 3 फेज आपके सामने आएगा। तो फेज की बात करें या स्टेज के बारे में बात करें तो इनका टोटल 3 स्टेज या फेज होगा। नेक्स्ट आपका सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि which volcanic rock contains the lowest percentage of silica। यानी किस ज्वालामुखी चट्टान में सिलिका का प्रतिशत सबसे कम होता है। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट और सबसे अधिक जो होता है सिलिका कंटेंट्स या सिलिका की परसेंटेज, वो आपका रायोलाइट में होता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3, करा है कि which volcanic rock contains the highest percentage of silica। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका के बारे में पूछा है, जो कि अगर लोएस्ट पूछे तो बेसाल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका पूछे तो रायोलाइट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि लोपोलिथ एग्जिबिट्स डॉट डॉट शेप। यानी लोपोलिथ जो है किस प्रकार के आकार को प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली ये है आपका समतल उत्तल यानी प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वन इज डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज। और डिस्कॉर्डेंट एंड कॉन्कॉर्डेंट से सवाल आपका रहता ही है, प्रत्येक साल रहता है। साथ ही साथ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देख पा रहे हैं कि व्हिच वन इज द डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज। तो शॉर्ट ट्रिक में याद रखिए D4 डिस्कॉर्डेंट एंड D4 डाई। तो इसका मतलब कि यहाँ पर डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडीज का उदाहरण पूछा है, तो यहाँ पर आपका डाइक हो जाएगा सटीक उत्तर। अगर आपका सिल पूछे, सॉरी कॉन्कॉर्डेंट पूछे, तब आपको सिल में टिक लगाना है, लेकिन यहाँ डिस्कॉर्डेंट पूछा है मतलब डाइक। नेक्स्ट आपका सवाल है which is not a concordant igneous bodies। यहाँ पर नॉट लगाया है। इससे पहले मैंने देखा आपने कि discordant igneous bodies का उदाहरण देखा आपने, लेकिन इसमें पूछा है कि which one is not a concordant igneous bodies। इनमें से concordant कौन नहीं है। concordant नहीं है इसका मतलब वो discordant होगा, और discordant होगा मतलब कि उदाहरण डाइक होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही है, डाइक। कॉनिकल ओपनिंग एट द टॉप ऑफ वोल्केनो इज। एक ज्वालामुखी के शीर्ष पर जो शंक्वाकार ओपनिंग होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उनको कार्डेरा कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर ज्वालामुखी के शीर्ष पर अगर बात करें, जो आपका ज्वालामुखी का जो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो लावा का एक तरह से जो शेप बनता है ऊपर, तो वो आपका शंक्वाकार का रहता है।
लेकिन उस जगह में जो एक गड्ढा हो जाता है तो उन्हें आपका क्या कहा जाता है, उन्हें क्रेटर क्रेटर कहा जाता है या गड्ढा। लेकिन शीर्ष पर जो होता है यानी टॉप पर जो एक शेप बनता है वो आपका शंकु आकार का बनता है, तो इन्हें आपका काल्डेरा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, अर्थक्वाइक मैकेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय, यानी भूकंप तंत्र किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो आपका रिएक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, बेसाल्टिक लावास कैन फ्लो टू ग्रेटर डिस्टेंसेस बिकॉज ऑफ, कोई एक बेसाल्टिक लावा जो है अधिक दूरी तक प्रवाहित हो सकता है, कब हो सकता है भाई, उच्च श्यानता या निम्न श्यानता या उच्च तापमान या निम्न तापमान। तो यहाँ पर कह रहा है श्यानता के बारे में, यानी हाई विस्कोसिटी। तो यहाँ हाई विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो यहाँ समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर उच्च श्यानता, निम्न श्यानता, उच्च तापमान और निम्न तापमान, तो बेसिकली यहाँ पर मेन डिपेंड करता है यहाँ पर श्यानता के ऊपर, निम्न श्यानता हो गया या उच्च श्यानता। तो बेसाल्टिक लावा अधिक दूरी तक तय कर सकता है या अधिक दूरी तक प्रभावित हो सकता है अगर आपका इसमें लो विस्कोसिटी रहेगा तो, यानी निम्न श्यानता। श्यानता को एक तरह से समझिए एक शब्द में कि चिपचिपाहट। तो मान लीजिए कोई एक तरल पदार्थ है और उनका डेंसिटी अधिक है तो वो अधिक दूरी तक तय नहीं कर सकता है, लेकिन एकदम तरल पानी है, पानी को ले लीजिए और कोई मोबिल या ग्रीस को ले लीजिए, तो जिस प्रकार पानी एक तरल है और आपका क्या है कि सरसों तेल भी समझ लीजिए वो आपका तरल पदार्थ है, तो पानी जिस प्रकार से आपका कम समय में अधिक दूरी तय कर सकता है उस तरह से मस्टर्ड ऑयल नहीं कर सकता या कोई भी तेल नहीं कर सकता। तो वही बात है कि लो विस्कोसिटी अगर रहेगा तो वो अधिक दूरी तक तय कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लाइट कलर्ड रॉक इज कॉल्ड, तो यहाँ पर हल्के रंग की चट्टान को क्या कहा जाता है, लिकोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक या मिलानोक्रेटिक या हाइपर मिलानोक्रेटिक। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ल्यूकोक्रेटिक। ल्यूकोक्रेटिक आपका सही है, जो कि मेसोक्रेटिक या डार्क मिनरल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग लाइट कलर्ड के बारे में बात करें तो ल्यूकोक्रेटिक सही है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ रायलोट इज, यानी रायलोट एक प्लूटोनिक है लेकिन किन के समतुल्य है, तो ग्रेनाइट के समतुल्य है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिका सैचुरेटेड मिनरल, या सिलिका सैचुरेटेड मिनरल के बारे में पूछा है तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा हाइपरस्टीन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ए सेडिमेंट्री रॉक विथ स्ट्रैटिफिकेशन इज, तो क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन ऑप्शन का यहाँ सही मेल नहीं है। जो स्ट्रैटिफाइड रॉक्स होता है सेडिमेंट्री के, मोस्टली जो रॉक्स होता है सेडिमेंट्री के मोस्टली उदाहरण ही आपका स्ट्रैटिफाइड होता है। सेल भी स्ट्रैटिफाइड है, लाइमस्टोन भी स्ट्रैटिफाइड रॉक्स है, सैंडस्टोन भी है। तो जब सब है तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए, जो कि टीलाइट नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस होना चाहिए जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो इस कंडीशन में हम सैंडस्टोन को टिक लगाएंगे क्योंकि ये मोस्टली स्ट्रैटिफाइड रॉक्स है। ऐसे तो आपका लाइमस्टोन भी है, सेल भी है, सैंडस्टोन भी है, क्योंकि ये सारे आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण है। लेकिन आपका ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस नहीं है जिनके कारण हम सैंडस्टोन में टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ए सेडिमेंट्री लेयर दोज थिकनेस इज मोर देन 1 सेंटीमीटर इज नॉन एज, तो यहाँ कोई भी अवसादी चट्टान अगर है, सेडिमेंट्री रॉक है, अगर 1 सेंटीमीटर से अधिक उनका थिकनेस है तो उन्हें हम स्ट्रैटम कहलाएंगे। अगर 1 सेंटीमीटर से कम रहेगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर, देन हम लैमिना कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर से अधिक बोला है तो स्ट्रैटम सही हो जाएगा। करंट बेडिंग आर ऑब्जर्व्ड इन, करंट बेडिंग यानी धारा संस्तर किसमें देखा जाता है, तो धारा एक तरह से जो सीधा सीधी धारा बहता है इस प्रकार से, तो इनको धारा संस्तर कहा जाता है। तो ये आपका सैंडस्टोन में पाया जाता है। वहीं आपका लाइमस्टोन में अगर बात करें तो ये आपका इस प्रकार से हॉरिजेंटली धारा रहता है। इनमें धारा लगभग जितने भी सेडिमेंट्री का उदाहरण है सारे में लगभग धारा संस्तर पाया जाता है, लेकिन आपका कोई हॉरिजेंटल मोड में रहता है तो कोई वर्टिकल में रहता है, सॉरी कोई वर्टिकल में रहता है तो कोई हॉरिजेंटल।
तो ये आपका हॉरिजेंटल है यानी क्षैतिज, और ये आपका ऊर्ध्वाधर। तो हम सैंडस्टोन को टिक लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका क्या रहा है कि फुटप्रिंट्स कैन ऑकर इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक्स ओनली। किस प्रकार के चट्टान में फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान संभव हो सकता है, तो ये आपका सेडिमेंट्री रॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, साइज ऑफ सैंडस्टोन ग्रेन इज, जो आपका बलुआ पत्थर है इनके दाने का आकार, इनके क्रिस्टल का आकार क्या है, तो 2 to 1/16, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, शेप ऑफ ग्रेन फाउंड इन कॉन्ग्लोमेरेट इज, तो जो आपका कॉन्ग्लोमेरेट है ये भी आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है, सेडिमेंट्री का उदाहरण है, लेकिन इनका आकार किस प्रकार से है, इनका शेप क्या है, तो राउंडेड है यानी गोलाकार। नेक्स्ट है आपका रिसीडुअल डिपॉजिट्स आर, तो रिसीडुअल को पहले समझने की जरूरत है। कोई अवशिष्ट निक्षेप है, तो कोई अवशिष्ट निक्षेप होगा तो उनका शेप के बारे में अगर बात किया जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट राउंडेड हो, तो ये हम इल सॉर्टेड एंड सब राउंडेड पे टिक लगाएंगे। आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इनको आप दिमाग में रख लीजिए, आज के एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। द मेटामॉर्फिज्म इन्वॉल्व्स the combined effect of pressure and temperature and chemical liquid pressure and chemical pressure and chemical liquid या none of these। तो जब मेटामॉर्फिज्म बनता है यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है, तो इनके लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, वो है प्रेशर, टेम्परेचर एंड केमिकल लिक्विड्स। तो मेटामॉर्फिज्म बनने के लिए ये 3 चीज इन्वॉल्व रहता है, दिमाग में खोज लीजिए, है ना। पीटीसी याद में रखिए, पीटीसी यानी आपका प्रेशर, टेम्परेचर एंड केमिकल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 21, थर्मल मेटामॉर्फिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी थर्मल मेटामॉर्फिज्म यानी थर्मल कायांतरण की विशेषता क्या है, तो इसमें आपका अलग अलग जगहों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। कहीं आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि अलग अलग किताबों में जियोलॉजी के संदर्भ में बहुत सारे सवालों में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से आएगा, यानी आपका थर्मल मेटा, हाँ ये लो टेम्परेचर एल टी और इस प्रकार से आएगा, यानी लो टेम्परेचर लो T/P आएगा, इस प्रकार से ऑप्शन आएगा अगर आप गूगल में सर्च करेंगे। इसका मतलब कि लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपका लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अरे आपका अच्छा क्वेश्चन है जो कि जेएसएससी जेपीएससी के दृष्टिकोण से भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो रूबी माइका इज वॉकरसिन, रूबी माइका को आपका सफेद अभ्रक भी कहा जाता है, सफेद अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है, और ये झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बड़े इनका भंडारण बहुत ज्यादा है। तो रूबी माइका वॉकरसिन, रूबी अभ्रक होता है कहाँ, झारखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है आपका 23, चाल्कोपायरेट इज एन ओवर ऑफ, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में कई एक बार चर्चा कर चुके हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉपर। चाल्कोपायरेट इज एन ओर ऑफ कॉपर, तो सी से याद रखिए, सी फॉर चाल्कोपायरेट एंड सी फॉर कॉपर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, यूरेनियम डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया इज रिपोर्टेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। जो यूरेनियम डिपॉजिट से जादूगोड़ा पर इनका भंडारण बहुत ज्यादा है, जादूगोड़ा पर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, चाहे वो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हो या फिर आपका यूरेनियम हो। तो आपका 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है आपका 25, प्लेजर डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड ऑफ बिकॉज ऑफ, ये मैकेनिकल कंसंट्रेशन भी हो जाएगा और रेसिडुअल कंसंट्रेशन, इसका मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही है, बोथ 1 and 2। 26, the Gondwana group of rocks
वर डिपोजिटेड ड्यूरिंग, यानी गोंडवाना ग्रुप जो ये है डिपोजिट हुआ है, तो ये कौन सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग हुआ है? तो आपका अपर कार्बोनिफेरस एंड जुरासिक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, हु इंट्रोड्यूस द टर्म आर्कियन इन इंडियन स्ट्रैटिग्राफी? आपका भारतीय स्ट्रैटिग्राफी के संबंध में आर्कियन शब्द की जो शुरुआत हो किया था वो आपका जेडी डाना किया था। जेडी डाना। तो आपका 27 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट आपका 28, डायनासोर एग्जिस्टेड ड्यूरिंग व्हिच ईरा? यानी डायनासोर जो है आपका वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग, डायनासोर जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग कौन सा युग में मौजूद था? तो आपका मेसोजोइक ईरा। मेसोजोइक ईरा आपका सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, मेसोजोइक ईरा। डीएम याद रखिए, डी फॉर डायनासोर, एम फॉर मेसोजोइक। क्वेश्चन नंबर 29, द विंध्यन सिस्टम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑफ? तो विंध्यन सिस्टम जो है यानी विंध्यन प्रणाली, ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने का क्या रीजन है, क्या कारण है? क्योंकि इसमें डायमंड भी मौजूद रहता है, लाइमस्टोन भी है, सैंडस्टोन। इसका मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑल ऑफ दिस। द गोंडवाना सिस्टम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑफ, जो गोंडवाना एरिया है या गोंडवाना लैंड है या गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं, तो उनमें मुख्य रूप से कोयला का विस्तार ज्यादा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है आपका 31, करा है कि पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। आपका कई एक सेशन अगर मेरा देखे होंगे तो समझ गए होंगे इनका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे आपका पेट्रोलॉजी में रॉक्स का स्टडी होता है, पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स का स्टडी होता है, इकोनॉमिक जियोलॉजी में मिनरल्स का स्टडी होता है, स्टैटिग्राफी में विभिन्न कालक्रम के बारे में स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सटीक उत्तर हो जाएगा फॉसिल्स। क्वेश्चन नंबर 32, द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर बेटर प्रिजर्व्ड। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है ये किस प्रकार की चट्टानों में यानी जीवों के अवशेष बेहतर रूप से संरक्षित होते हैं, किस में? तो आपका इनका सटीक उत्तर हो जाएगा समुद्री तलछटी निक्षेप पर। तो आपका इन द मैरीन सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 32 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 33, फॉसिल्स कैन बी यूज्ड एज, फॉसिल्स यानी जीवाश्मों का उपयोग किस प्रकार से लिया जाता है? तो इनके आपका स्ट्रैटिग्राफिक इंडिकेटर्स के लिए भी लेते हैं सांकेतिक रूप से, और किसी विशेष जगह के या किसी जगह के वहाँ पर क्या जलवायु है, वहाँ का क्या किस प्रकार की इन्वायरमेंट है, वहाँ पर जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, तो उनका पता लगाने के लिए भी यानी क्लाइमेटिक इंडिकेटर्स के रूप में भी हम फॉसिल्स का यूज करते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिकल टूल्स के रूप में भी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट इज ऑर ऑफ, यानी बॉक्साइट किस प्रकार के, बॉक्साइट जो है एक किन का अयस्क है? तो आपका यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, आयरन है, कॉपर है, कोल है, एल्यूमिनियम। लेकिन इसे ट्रिक के रूप में याद रखिए, बॉक्साइट जो है ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो आप बी ए याद रखिए या ए बी याद रखिए, ए के बाद आपका बी आता है, तो ए फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट है। बॉक्साइट किन का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। तो ए भी याद रखिए या बी याद रखिए, बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 3 सही एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आपका एंड लास्ट क्वेश्चन है, द मेटल कंटेंट ऑफ एन और इज नॉन एज, यानी एक अयस्क की धातु सामग्री को किस रूप से जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि कोई भी अयस्क में अगर धातु की मात्रा पाया जाता है यानी मेटल पाया जाता है तो आपका मिनरल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिनरल्स कहलाएगा। तो द मेटल कंटेंट ऑफ और एन और इज नॉन एज मिनरल, वो आपका खनिज कहलाएगा। किस प्रकार से खनिज? तो धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी खनिज। यहाँ से आपका सवाल
खत्म होता है, इसके बाद आपका देखिए वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। द स्मॉलेस्ट मेगा स्पोकी लेयर, ये आपका लेमिना अगर 1 सेंटीमीटर से कम होगा तो ये लेमिना कहलाएगा। ये आपका इनका क्वेश्चन नंबर 2 का प्लानो कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये इनका सटीक उत्तर हो जाएगा प्लूटोनिक। ये आपका सब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन जो है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का प्लूटोनिक, क्वेश्चन नंबर 2 प्लानो कॉन्वेक्स, क्वेश्चन नंबर 3 का द स्मॉलेस्ट मेगा लेयर इन द सेडिमेंट, लेमिना छोटा होता है, बड़ा आपका स्ट्रैटम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 लैमलिब्रेंकिया बिलोंग्स टू द व्हिच फाइलम, तो आपका ये आपका मोलस्क का हो जाएगा। द गैस्ट्रोपोड के बारे में कर रहा है, तो ये आपका इक्वल वाल्व्स रहेगा। तो यहाँ पर आपका गैस्ट्रोपोड के बारे में जैसे मैंने एक्चुअली अगर ब्रैकियोपोड के बारे में पूछा जाए, अगर आपका ब्रैकियोपोड के बारे में पूछा जाए, ब्रैकियोपोड ब्रैकियोपोड के बारे में अगर पूछा जाए तो 2 इक्वल वाल्व्स हो जाएगा। लेकिन अगर गैस्ट्रोपोड के बारे में पूछा जाए तो ये आपका एकल कपाटी, जिसे हिंदी में आपका बोलते हैं एकल कपाटी, इनका अगर ये देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर, तो आपका इसमें किसी भी प्रकार के वाल्व्स, मतलब ये सिंगल कपाट इसमें मिलेगा, द्वि कपाटी नहीं मिलेगा। लेकिन जो ब्रैकियोपोड होता है इसमें 2 इक्वल वाल्व्स होता है, लेकिन गैस्ट्रोपोड में ये आपका 1 वाल्व, सिंगल वाल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 वाल्व। अगर गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें आपको उनका फिगर से ही पता चल जाएगा कि आखिर वो किस प्रकार से होगा। थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप गूगल में सर्च कर लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि समय कम है और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो गैस्ट्रोपोडा में आपका एकल कपाटी होगा और ब्रैकियोपोड में द्वि कपाटी होगा। ब्रैकियोपोड में द्वि कपाटी और एकल कपाटी होगा गैस्ट्रोपोड में, यानी 1 वाल्व। तो आपका यहाँ से आपका सेशन खत्म होता है। उधर आपका टर्म यानी फर्स्ट वाले में जो है 35 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चंस, तो कुल मिला के आपका 40 एमसीक्यूज है, जो कि इससे पहले भी 2010 से लेकर 2023 तक के बीच में अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको उनमें से पता चल गया होगा। देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, एल्यूमिनियम, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है, एल्यूमिनियम इज और ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सब इस तरह रिपीटेड क्वेश्चन का कोई मायने नहीं है। यहाँ आपका मैग्नेटिक डिपॉजिट्स ऑकर, तो किस प्रकार के हैं, तो ये आपका ग्रेनाइट है, क्वेश्चन नंबर 7 का ग्रेनाइट। लेकिन इनमें से आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है, जो कि आपका स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में लिख दिया है, देख सकते हैं। आपका सारे को नहीं बनाना है, 5 को ही बनाना है। देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इससे पहले वाले में आपका 35 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, कुल मिला के 40 क्वेश्चन। तो कुल मिला के अगर 2010 से 2023 तक अगर आप एमसीक्यूज को देखे होंगे तो आपका आई होप कि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा एमसीक्यूज के दृष्टिकोण से। चलिए आप बात करते हैं सब्जेक्टिव के इम्पोर्टेंट। तो ब्रैकियोपोड आप अच्छे से कर लीजिए, गैस्ट्रोपोड को देख लीजिए, ये दोनों आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपका इनके अलावा जैसे इग्नियस रॉक के अंतर्गत उनका डेफिनेशन देख लीजिए, उनका टेक्सचर देख लीजिए। सेडिमेंट्री रॉक में उनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। मेटामॉर्फिज्म के 3 एजेंट्स, मेटामॉर्फिज्म के 3 एजेंट्स को देख लीजिए, यानी मेटामॉर्फिज्म बनने का कारण क्या है, तभी मैंने बताया था, है ना, कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड केमिकल, तो उनको आप याद रख लीजिए। इकोनॉमिक जियोलॉजी में जैसे बॉक्साइट को देख लीजिए, कोल को देख लीजिए,
सैंडस्टोन को देख लीजिए, ग्रेनाइट को देख लीजिए। तो आपका इस प्रकार से चीजें हैं। साथ ही साथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देख लीजिए, आपका ये इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार के सेशन आपका मेरे चैनल में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये कुछ टॉपिक के बारे में जो मैंने बात किया, ये आपका आज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद। एग्जाम देकर आइए, क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पर। जितना जल्दी हो सके मैं आंसर की अपलोड करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।